का मेगामाइंड इंजीनियर अड्डा में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीटीएससी जेईई से रिलेटेड मैं सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का चल रहा है और एक्चुअल में अभी मैं जो है थियोरेटिकल पार्ट बता रहा हूँ। इसके बाद मेरे द्वारा जो है इसके क्वेश्चंस भी लाए जाएंगे। तो आई होप कि आप सभी जो है वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे और क्वेश्चन लगा रहे होंगे। आप लोगों को इसका कोई भी नोट वगैरह बनाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जब खाली वक्त हो उस समय वीडियो देख लेना। आपको इससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ये वीडियो जो है आपको बहुत मदद करेंगे, तो इस चीज़ के लिए आपको इसको सिर्फ देख लेना है। तो आज हम लोग जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्या कि वर्केबिलिटी क्या होता है। वर्केबिलिटी जो है ये होता है कि एबिलिटी टू ऑफ द कंक्रीट टू हैंडल, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए, टू प्लेसिंग बिटवीन द फॉर्म वर्क एंड विद द माइनर सेग्रीगेशन इज कॉल्ड द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। यानी कि क्या होता है कि कंक्रीट कहीं पर प्रिपेयर करते हैं और कहीं पर ले जा करके उसको प्लेस करना रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको जो ले जाने में इसका जो सेटिंग हो, ठीक है ना, वो प्रॉपर्ली जो है क्या रहे कि मेंटेन रहे, ताकि उसके जो है वर्केबल रहे। और यहाँ जाकर के इसको अगर हम लोग प्लेस करें तो वो अपने आप मतलब क्या हो जाए कि सेटल्ड होने में, यानी कि अपना पोजीशन लेने में एबल रहे। तो उसी को हम लोग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कहते हैं। यानी कि उसका वाटर सीमेंट रेशियो इस तरीके से रखना है, वाटर सीमेंट रेशियो इस प्रकार से रखना है ताकि वो आपका सूख ना जाए बीच रास्ते में ही, ठीक है। तो वर्केबिलिटी जो होता है सीमेंट रेशियो इफेक्ट करता है। वर्केबिलिटी को कौन सी जो है ये करता है कि इफेक्ट करता है, तो वाटर सीमेंट रेशियो जो है इफेक्ट करता है, ठीक है। वर्केबिलिटी को इफेक्ट करता है कौन, तो वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका क्या-क्या कैसे हम लोग मेजर करते हैं, उन सारी चीज़ों को जानेंगे और टाइप्स ऑफ वर्केबिलिटी को जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वर्केबिलिटी में क्या होता है कि अनवर्केबल कंक्रीट, अनवर्केबल कंक्रीट में क्या होता है, तो देखो कि कहता है कि दिस कंक्रीट हैज़ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। इसमें जो है वाटर की अमाउंट क्या होती है, तो कम होती है। उसके बाद कहता है कि हैंड मिक्सिंग ऑफ दिस कंक्रीट इज नॉट ईजी, यानी कि जो है अनवर्केबल कंक्रीट में ये जो हैंड मिक्सिंग इजीली नहीं होता है। इट इज आल्सो नोन एज हार्ड कंक्रीट, इसको क्या कहते हैं, हार्ड कंक्रीट भी कहते हैं। और हाई सेग्रीगेशन इसमें जो है पॉसिबल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हाई सेग्रीगेशन पॉसिबल होता है। और ये चीज़ याद रखना है कि इसका जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो लेस देन कितना होता है, तो पॉइंट जो है 40 होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि मीडियम वर्केबल कंक्रीट क्या होता है। तो इसका वाटर सीमेंट रेशियो ही मेन याद रखना है आप लोगों को। वाटर सीमेंट रेशियो में देखो कहता है कि यूज्ड इन मोस्ट कंस्ट्रक्शन वर्क में हम लोग इसको यूज करते हैं। उसके वाटर सीमेंट रेशियो इज वेरीज, इसमें जो है वाटर सीमेंट रेशियो कहाँ तक वेरी करता है, तो 0.40 टू 0.50, ये याद रखना है। उसके बाद हाई वर्केबल कंक्रीट, रिच कंक्रीट हैज इजी टू मिक्स्ड, यानी कि आसानी होता है मिक्स करने में और ट्रांसपोर्ट करने में, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी आसान होता है। यूजफुल होता है ये किसमें, तो मास कंक्रीटिंग वर्क जहाँ पर होता है। और हायर पॉसिबल ऑफ द जो है ब्लीडिंग, लेकिन इसमें जो है क्या होता है कि ब्लीडिंग होने की संभावनाएं अधिक होती है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। और इसका ये भी है कि इसकी जो वर्केबिलिटी होती है, वाटर सीमेंट रेशियो होता है, वो ग्रेटर देन 0.55 होता है, ठीक है। अब कहता है कि फैक्टर इफेक्टिंग वाटर का जो है क्या होता है कि वर्केबिलिटी क्या फैक्टर इफेक्ट करता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन कितने क्वेश्चन में पूछा गया है, कितने एग्जाम में पूछे गए हैं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। क्या कहता है कि ये जो है वाटर सीमेंट और वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक ना। अगर वाटर इंक्रीज करेगा तो वर्केबिलिटी क्या होगा कि डिक्री क्या कहते हैं कि वाटर इंक्रीजेज वर्केबिलिटी, बट क्या होगा, वाटर सीमेंट रेशियो अगर इंक्रीज करोगे ना तो वर्केबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा कि घट जाएगा। तो यहाँ देखो क्या दिया है कि स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो, यानी कि अगर जो है स्ट्रेंथ घटेगा जब वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा, और वाटर सीमेंट रेशियो के बढ़ने से क्या होगा कि वर्केबिलिटी भी जो है पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। यानी कि स्ट्रेंथ जो होता है सीमेंट वाटर रेशियो जो है सीमेंट वाटर रेशियो पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वाटर सीमेंट रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट को याद रखना है। ये पॉइंट यहाँ देखो, यहाँ सीमेंट वाटर रेशियो है और यहाँ पर वाटर सीमेंट रेशियो है, इस चीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद साइज ऑफ एग्रीगेट कहता है कि स्मॉलर साइज एग्रीगेट हैज मोर सरफेस एरिया एज कंपेयर टू लार्ज सरफेस। कहता है कि साइज ऑफ एग्रीगेट, यानी कि जिस जो स्मॉलर साइज ऑफ एग्रीगेट होते हैं उसका जो है क्या होता है कि सरफेस एरिया अधिक होता है एज कंपेयर टू जो हायर साइज के क्या होते हैं कि एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है। तो उस पे भी जो है ध्यान रखें। तो इसीलिए क्या होता है कि हेंस इट रिक्वायर्ड मोर वाटर एज कंपेयर टू कोर्स एग्रीगेट, यानी कि क्या होता है कि देखो याद रखना है क्या कि स्मॉलर पार्टिकल है,
ठीक है? तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा तो बड़ा होगा, ठीक है? तो इसीलिए इसमें जो है क्या होगा कि वाटर जो है की रिक्वायरमेंट अधिक होगी और एज़ कम्पेयर टू जो है अगर कोर्सर पार्टिकल है यानी कि बड़े पार्टिकल है तो उसके के रिस्पेक्ट में, ठीक है? एडमिक्सचर की बात कर रहे हैं, तो सीमेंट मटेरियल यानी कि जो है कुछ सीमेंटिंग मटेरियल हम लोग ऐड करते हैं टू द कंक्रीट बिफोर एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग ऑफ मॉडिफाइंग इट्स प्रॉपर्टीज यानी कि प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग जो एक सीमेंटिंग मटेरियल यूज करते हैं कंक्रीट में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि जो है एडमिक्सचर कहते हैं, ठीक है ना? एडमिक्सचर एडमिक्सचर का यूज क्यों करते हैं? तो एडमिक्सचर का यूज इसलिए करते हैं ताकि उसका जो है स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जाए, ठीक है ना? यूज ऑफ एडमिक्सचर क्या होता है यूज ऑफ एडमिक्सचर? तो यहाँ पर देखो कहता है कि यूज ऑफ एडमिक्सचर इंक्रीज द वर्केबिलिटी विदाउट इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो। उसके बाद रिड्यूस करता है सेग्रीगेशन को, रिड्यूस करता है और ब्लीडिंग को भी रिड्यूस करता है, ठीक है? उसके बाद रिटार्ड करता है किसको? सेटिंग टाइम को और हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट को भी जो है रिटार्ड करता है। उसके बाद टू मेक द वाटर प्रूफ और इसको क्या बनाता है? वाटर प्रूफ बनाता है, एसिड प्रूफ बनाता है और बेसिक प्रूफ जो है बनाता है, ठीक है? एक पॉइंट यहाँ रखना है कि टेम्परेचर जो है अगर अधिक होगा तो वर्केबिलिटी क्या होगा कि कम होगा। हायर टेम्परेचर इंक्रीज द स्लम लॉसेस यानी कि जो है जितना टेम्परेचर अधिक होगा उतना ही जो है स्लम लॉसेस क्या होगा कि इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है? तो इस चीज़ को भी ध्यान में याद रखना है। उसके बाद शेप ऑफ एग्रीगेट की बात कर रहा है, तो शेप ऑफ एग्रीगेट में देखो कि हम उस दिन जो है बताए थे 3-4 प्रकार के शेप जैसे एंगुलर है, रफ है, फ्लेकी है, एलोंगेटेड एग्रीगेट्स है। ये सारे का सारे क्या होगा कि जो है वर्केबिलिटी को रिड्यूस करेगा, ठीक है ना? राउंडेड और स्मूथ एग्रीगेट जो होंगे वो वर्केबिलिटी क्या करेगा तो इंक्रीज करेगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वर्केबिलिटी। अब यहाँ पर देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वर्केबिलिटी इस पॉइंट को याद रखना, आपको जो एग्जाम में आएगा यही आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है डिक्रीज कर रहा है, राउंडेड एग्रीगेट का सबसे ज्यादा जो है वर्केबिलिटी होगा, उससे थोड़ा कम जो है एंगुलर का होगा, उसके बाद क्या होगा फ्लेकी का होगा या एलोंगेटेड का होगा, उसके बाद जो है किसका होगा क्यूबिकल का होगा, यानी कि सबसे कम जो है वर्केबिलिटी किसका होगा तो क्यूबिकल का होगा और सबसे अधिक जो होगा तो वो किसका होगा तो राउंडेड एग्रीगेट का होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये ऑर्डर जो है आ सकता है बीटीएससी जेई के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि आगे क्या है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट का क्या असर पड़ता है? तो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट में देखो, कहता है कि ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट व्हेन कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट रेशियो इज इंक्रीजेस देन वर्केबिलिटी इज इंक्रीज, यानी कि कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का रेशियो अगर इंक्रीज करे जाएगा, कोर्स एग्रीगेट डिवाइडेड बाय फाइन एग्रीगेट अगर जो है बढ़ेगा, तो वर्केबिलिटी भी क्या होगा तो वर्क बढ़ेगा, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो कहता है वर्केबिलिटी यानी कि जो है क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। उसके बाद टाइम पीरियड क्या होता है तो वर्केबिलिटी जो है टाइम के साथ घटने लगता है, यानी कि टाइम बढ़ेगा तो वर्केबिलिटी घटेगा और यानी कि जो है टाइम ऑफ ट्रांजिट जितना अधिक यानी कि एक प्लेस में बनाया कंक्रीट को और दूसरी जगह यहाँ रखना है, तो इसमें जो टाइम जितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए वो टाइम मतलब जो है क्या वर्केबिलिटी उसकी वजह से जो है घटेगी, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद कहता है कि एयर इंटरेनिंग एजेंट यानी कि जो है एयर उसमें अगर अधिक रहेगा फ़ोर्स में अवेलेबल तो उससे क्या होगा कि वर्केबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है? वर्केबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगा, वर्केबिलिटी टेस्ट ऑफ कंक्रीट। यहाँ से सबसे जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये सलम के बारे में जो कहता है, ठीक है ना? सलम टेस्ट, कैसे हम लोग जो है इसको टेस्ट करेंगे? तो हम लोग ये जो है बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है, देखो ये बहुत एग्ज़ाम इसमें आया हुआ है क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर जो है बहुत सारे एग्ज़ाम में। तो इसमें हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है? और आराम-आराम से देखते हैं कैसे क्या-क्या इसमें कहा गया है। कहता है कि सिंपलेस्ट ये होता है कॉमनली यूज़्ड करते हैं हम लोग क्या करने के लिए, तो कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी में कौन-कौन चीज़ मेज़र करते हैं तो प्लास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट और सलम जो है क्या होता है कि जो है वैल्यूज़ होते हैं वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेटलमेंट ऑफ कंक्रीट मेजर्ड इन एमएम फ्रॉम टू द टॉप ऑफ द कोन, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस जो है हम लोग मेज़र करते हैं ऊपर से नीचे तक कितना ये एमएम डिस्टेंस में और वही जो है हमारा सलम को जो है रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? उसके बाद कहता है स्लम टेस्ट जो है हम लोग फील्ड में भी ये कर सकते हैं और लैब में भी कर सकते हैं, ठीक है? दोनों जगह हम लोग स्लम टेप ये कर सकते हैं। कंक्रीट फील्ड विथ स्लम इन 3 इक्वल लेयर 3 इक्वल लेयर में हम लोग करते हैं बाय हाइट एंड कहते हैं कि एवरी लेयर हैज़ टेम्पर्ड इन 25 टाइम्स विद द हेल्प ऑफ जो है टेम्परिंग रोड, यानी कि क्या होता है कि इस तरीके का स्लम होता है, इस 3 लेयर में इसको भरते हैं, एक लेयर को डालें और उसके बाद ऊपर से जो हम लोग इसको टेम्परिंग करते हैं, जिस रड का डायामीटर कितना होता है तो 16 एमएम का होता है, ठीक है? और उसके बाद कहता है कि दोनों का क्या होता है कि सलम जो होता है, ये क्या होता है इस तरीके का कोन जैसा रहता है, यहाँ का डायामीटर अलग, यहाँ का डायामीटर अलग और ये हाइट जो है अलग रहता है, ठीक है? तो कहता है कि फ्रस्टम साइज़ के होते हैं, टॉप डायामीटर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है? ये पूछा जाता है और नीचे का डायामीटर जो है 300 सेंटीमीटर का होता है। बॉटम डायमेंशन टू टू से 200 ये जो है क्या होता है 200 एमएम यानी कि 20 सेंटीमीटर का और हाइट जो होता है 30 सेंटीमीटर का होता है, ये याद रखना है, ठीक है? यही क्वेश्चन आएगा आपके बीटीएससी के एग्ज़ाम में, ठीक है? तो अब हम लोग आगे देखते हैं
यहाँ पर ये वाला पार्ट को याद रखना 10 सेंटीमीटर जो है टॉप डायमीटर और नीचे का डायमीटर कितना है तो 20 सेंटीमीटर और हाइट जो है कितना है तो 300 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे इसका जो है वर्केबिलिटी टेस्ट करते हैं। तो देखो यही है स्लम टेस्ट, यहाँ पर दिया हुआ है, अभी इस फिगर में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। इसी को हम लोग इस रड का डायमीटर जो है कितना बोले तो 16 mm, इसको 3 लेयर में भरा जाता है, ठीक है। ये हाइट है 30 सेंटीमीटर और नीचे का डायमीटर जो है यहाँ से यहाँ तक है 20 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर जो है ये कितना है तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यही सलम है, इसको भरने के बाद इसको उठाते हैं, मेजरमेंट ऑफ सलम, ठीक है। जितना वर्टिकल उठेगा उस हिसाब से उसका जो हम लोग क्या देंगे कि नामांकन करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है। अब यहाँ पर देखो कहते हैं टाइप ऑफ सलम, जैसे ही उसको मतलब जो है प्रथम को हम लोग निकालते हैं तो इस तरीके से हो सकता है कि कंक्रीट इतना सेटल्ड हो जाए, ठीक है, या इस तरीके से जो है हो सकता है कि सेटल्ड हो, या फिर जो है इस तरीके से पूरा फैल ही जाए, ठीक है, या फिर मतलब जो है सीधे का सीधे रह जाए। तो जितना रहेगा तो इसको हम लोग जीरो स्लम्प बोलेंगे। ये जो है क्या कहते हैं, ये वर्टिकल डिस्टेंस को ही एमएम में जो मेजर करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लम्प बोलते हैं। तो इसको हम लोग पूरे ही जो है ये क्या हो गया कि ढह गया है तो इसको हम लोग कोलैप्स स्लम्प बोलेंगे। और ये आधा इसे करके निकला है यानी कि शियर जो है यहाँ जनरेट हुआ है तो यहाँ शियर स्लम्प बोलेंगे। और एक्चुअल में अगर पूरे इस तरीके से जो है ये बैठता है तो इसको हम लोग ट्रू स्लम्प बोलेंगे। तो स्लम्प यहाँ पर से पता चल गया कि हम लोग जो है स्लम्प टेस्ट में ट्रू स्लम्प होगा, शियर स्लम्प होगा और जो है कोलैप्स स्लम्प होगा और उसके बाद जीरो स्लम्प होगा। इस चीज़ को ध्यान में याद रखना है, ठीक है। इस चीज़ को जो है ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या-क्या करेंगे, ठीक है। स्लम टेस्ट जो है सूटेबल ओनली किस कंक्रीट के लिए जो है होता है, ये चीज़ को ध्यान में रखना है थोड़ा-सा। और उसके बाद फिर हम लोग आगे जो है देखेंगे कि क्या वैल्यू याद रखना है, ठीक है। अभी डायमेंशन हम बताएँ कि वो याद रखना है। अब देखो स्लम टेस्ट में कहता है सूटेबल ओनली फॉर द कंक्रीट ऑफ हाई एंड मीडियम वर्केबिलिटी। हाई और मीडियम वर्केबिलिटी के लिए ये क्या होता है कि अवेलेबल जो है सूटेबल होता है। उसके बाद मैक्सिमम साइज़ जो है एग्रीगेट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 38 एमएम ऑफ द स्लम टेस्ट, यानी कि स्लम टेस्ट के लिए जो है एग्रीगेट का साइज़ ग्रेटर देन 38 जो है 38 एमएम से अधिक नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। स्लम वैल्यू जो है वेरियस टाइप ऑफ वर्केबिलिटी, देखो कितने सारे एग्ज़ाम में आया है, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है ना? वो सारी चीज़ भूल भी जाते हो तो भी जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना जो है याद रखना है, ये टेबल को याद रखना है, ठीक है ना? यहाँ पर देखो क्या होता है कि स्लम वैल्यू यानी कि रोड कंक्रीट वर्क के लिए जो है स्लम वैल्यू कितना होना चाहिए तो 20 से 30 जो है एमएम के का होना चाहिए, ठीक है ना? ऑर्डिनरी जो है आरसीसी वर्क के लिए या फिर बीम या स्लैब के लिए आप जो करते हैं तो वो कितना होना चाहिए तो 50 से 100 एमएम का होना चाहिए, ठीक है ना? अगर कॉलम है या रिटेनिंग वॉल फॉर्म कर रहे हैं या फिर जो है क्या कहते हैं रिटेनिंग वॉल है या फिर जो है थिन वर्टिकल सेक्शन है तो उसके लिए जो है कितना होना चाहिए स्लम तो वो जो है 75 से 150 एमएम के बीच होना चाहिए। उसके बाद वाइब्रेटेड कंक्रीट का कहीं स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है ना? तो वहाँ पर जो है स्लम कितना होना चाहिए तो 12 से 25 एमएम का होना चाहिए। और मास कंक्रीट के लिए स्लम कितना होना चाहिए तो 25 से 50 एमएम का होना चाहिए। और कैनल लाइनिंग के लिए कितना होना चाहिए तो 70 टू 80 एमएम होना चाहिए, ठीक है। इसको आपको क्या करना है याद कर जाना है। इसका कोई ये नहीं है समझने का, बस समझ करके ध्यान में रखना है और इसको याद कर जाना है, ठीक है। यही डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कह देगा कि वाइब्रेटेड कंक्रीट के लिए स्लम वैल्यू कितना होना, 4 ऑप्शन मारा हुआ रहेगा। या कॉलम या रिटेनिंग वॉल के लिए या थिन वॉल के लिए जो है कितना, थिन वर्टिकल सेक्शन के लिए कितना होना चाहिए, वो जो है डायरेक्ट वहाँ दिया हुआ रहेगा, उस हिसाब से आपको करना है। या रोड कंक्रीट का दे देगा तो 20 टू 30 एमएम 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा ऑप्शन आपको जो है सही याद है तो सही लगाइएगा, नहीं तो गलती से हो सकता है कि सही भी लग जाए लेकिन नहीं लगता है जो है जनरली, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, इसको हम लोग बाद में देख लेते हैं। और कुछ थोड़ा-सा और देख लेते हैं कि सलम सलम का जो है टेस्ट यहाँ पर से लगभग खत्म हो गया। अब हम ये चीज़ यहाँ देखो, ये सलम, ये चीज़ याद रखना है, ये भी वैल्यू याद रखना है, ठीक है ना? अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे टूल्स, वेरी हाई और जो है मीडियम, तो वो जो है सलम किसके आधार पर, अगर मान लेते हैं 0 वैल्यू होता है सलम का, तो जो है एक्सट्रीमली लो वर्केबिलिटी कंक्रीट होगा, ठीक है ना? ये भी याद रखना है। उसके बाद 0 से 25 एमएम का अगर होता है, तो वैल्यू तो वो जो है वेरी लो वर्केबिलिटी होगा, तो 25 से 50 एमएम का होता है तो लो वर्केबल होगा। और उसके बाद 50 से 100 एमएम का होगा तो वो मीडियम वर्केबल होगा। और 100 से 150 एमएम का होगा तो हाई वर्केबल होगा। और 150 से ग्रेटर देन होगा तो जो है वेरी हाई वर्केबल होगा, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक? उसके बाद हम लोग देखते हैं ये वाला भी टेबल आपको याद रखना है। इस टेबल से ही क्वेश्चन जो है बनेगा आपके बीटीएससी के एग्ज़ाम में, क्योंकि बीटीएससी जो है बहुत बड़ी एग्ज़ाम नहीं, वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बेस्ड पर एग्ज़ाम होना है और जो है जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम के लिए होना है, ठीक है ना? तो जूनियर इंजीनियर के लिए सिलेक्शन होना है, तो इसीलिए बहुत हाई नहीं जाएगा। ये सब डायरेक्ट जो है क्वेश्चन बनेगा, आप लोगों को इसी में से पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और इन्हीं में से क्वेश्चन जो है आपको बनने की पूरी-पूरी संभावना है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि आगे क्या है? तो आगे जो है नंबर ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड फॉर द वेस्टिंग ऑफ द कंक्रीट, तो ये चीज़ याद रखना, ये भी आता है
कि कितने नंबर ऑफ सैंपल चाहिए एक टेस्टिंग करने के लिए। तो ये याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब से 5 मीटर क्यूब क्वांटिटी का अगर कंक्रीट जनरेट करते बनाते हैं, तो 1 सैंपल बनाना है आपको, ठीक है? 6 से 15 मीटर क्यूब का जो है कंक्रीट क्वांटिटी का बनाते हैं, यानी कि प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए 2 सैंपल का टेस्टिंग जो है होना है और 1630 का होता है, ये भी याद रखना है। उसके बाद 3 सैंपल का ज़रूरत पड़ता है और 31 से 50 मीटर क्यूब का जो है अगर क्वांटिटी का कंक्रीट जनरेट बनाते हैं, तो उसके लिए जो नंबर ऑफ सैंपल होता है वो कितना 50 का होता है, ठीक है ना? उसके बाद क्या है कि 50 मीटर क्यूब के से अधिक का जब भी बनाएँगे तो 4 + 1 फॉर ईच 50 मीटर क्यूब ऑफ वर्क, यानी कि हर में 15 मीटर क्यूब ऑफ वर्क के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग जो है 1 जोड़ देंगे, ठीक है ना? जैसे मान लेते हैं कि 75 होता है, तो 50 के लिए 4 + 25 के लिए जो है 1, यानी कि कितना हो जाएगा 4 + 1। मान लेते हैं कि जो है आप इतना बना देते हो, ठीक है? कि 125 का, 125 का, तो 50 + 50 + 25 ये हो जाएगा। इसके लिए 4 प्लस इसके लिए 4, ये 50 0 से 50 के लिए अब एक ही आएगा, यानी कि कितना नंबर ऑफ सैंपल का रिक्वायरमेंट होगा, तो 4 1 6, 4 1 5 और 1 6 जो है 6 सैंपल का जो है रिक्वायरमेंट होगा। इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? पूछता है, कभी दे देता है कि 250 मीटर क्यूब का अगर हम लोग को बनाना है, तो कितना सैंपल ऑफ क्यूब जो है हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है? जैसे मान लेते हैं आपको दे दिया कि 236 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट के लिए कितना नंबर ऑफ सैंपल चाहिए, तो हम लोग इसको 50 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना? 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 200 प्लस जो है कितना हो जाएगा 36, यानी कि यहाँ 4 सिंपल 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 36 यानी कि 4, इसके लिए तो 4 पहला वाला के लिए, उसके बाद इसके लिए 1 प्लस इसके लिए 1 प्लस इसके लिए 1 प्लस ये 36 के लिए भी 1, यानी कि जो है कितना हो जाएगा 8 मीटर क्यूब जो है 8 सिंपल हमको चाहिए, ठीक है ना? तो इस तरीके से ध्यान में रखना है। इस तरीके से जो है हम लोगों को क्या रखना है कि ध्यान में रखना है नंबर ऑफ सैंपल्स को, ठीक है? अब यहाँ पर थोड़ा-सा ये कर रहा है जो है उसके बाद अब देखो हम लोग आगे देखते हैं, 1 सैंपल बराबर जो है 6 क्यूब के बराबर होता है, ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है ना? सैंपल की बात यहाँ हुई है, ये याद रखना है कि 1 सैंपल में 6 क्यूब, तो 4 सैंपल में कितना होगा, तो 6 चौक 24 क्यूब बनाना है आपको, ठीक है? टेस्ट करने के लिए, ठीक है ना? 1 सैंपल में 1 सैंपल बराबर 6 क्यूब होता है, ये भी ध्यान में रखना है। यही सब क्वेश्चन पूछता है जनरली जो है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में, ठीक है ना? उसके बाद आता है कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, ये भी वर्केबिलिटी का ही एक टेस्ट है, ठीक है ना? ये भी जो है क्या है, तो वर्केबिलिटी टेस्ट नहीं है, तो ये भी जो है वर्केबिलिटी को ही मेज़र करता है इन द टर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम्पैक्ट द कंक्रीट फुल्ली, यानी कि फुल्ली कंक्रीट को कम्पैक्ट करने के लिए कितना इंटरनल एनर्जी रिक्वायरमेंट की जो है रिक्वायरमेंट होगी, उसी को ये जो है क्या करता है कि मेज़र करता है, ठीक है ना? ये वर दिस मेथड इज़ सूटेबल फॉर लेस वर्केबल एंड हार्श कंक्रीट, लेस वर्केबल और हार्श कंक्रीट के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, मोर एक्यूरेट देन स्लम टेस्ट, यानी कि स्लम टेस्ट से जो है ये क्या होता है, मोर एक्यूरेट होता है, ठीक है ना? दिस इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर द रोड पेवमेंट, हमेशा याद रखना है कि कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट जो होता है क्या होता है कि मोर सूटेबल होता है किसके लिए, तो रोड पेवमेंट के लिए। इट इज़ मोर प्रिसाइज़ एंड सेंसिटिव देन स्लम टेस्ट, ये मोर प्रिसाइज़ और जो है क्या होता है कि प्रिसाइज़ एंड सेंसिटिव होता है किससे, तो स्लम टेस्ट से, तो ये चीज़ भी जो है ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं कि कंपैक्शन फैक्टर होता कितना है, तो ये चीज़ जो है फ़ॉर्मूला को थोड़ा-सा ध्यान में रखना है, डायरेक्ट फ़ॉर्मूला ही पूछेगा, कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछता है। तो वेट ऑफ द जो है पार्शियली कम्पैक्टेड कंक्रीट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ फुल्ली कम्पैक्टेड कंक्रीट करेंगे तो वो कंपैक्शन फैक्टर देगा, ठीक है ना? डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी देखो, वेरी लो, लो, मीडियम एंड हाई, यानी कि कंपैक्शन फैक्टर का वैल्यू अगर 0.78 आता है, 0.78 8 आता है तो ये कितना होगा, वेरी लो होगा। अगर 0.85 आता है तो लो आएगा और जो है मीडियम आएगा तो ये जो है 0.92 आता है तो मीडियम आएगा और 0.98 आता है तो हाई आएगा, ठीक है? इसीलिए इसको जो है थोड़ा-सा याद रखना है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखना है, इससे इसी से जो है क्वेश्चन बनेगा, ये याद रखना है। ये सब जो है ज़रूरत नहीं है, बस वही पूछेगा आपको, जितने भी एग्ज़ाम में अभी तक पूछा गया है वही पूछा है, ठीक है ना? ये जो है सिंपल कैसे रखेंगे तो ये अपर जो है ये है उसके बाद लोअर ऊपर है, उसके बाद ये जो है नीचे सिलिंड्रिकल यहाँ पर रखते हैं, उसके बाद इसको यहाँ खोलते हैं तो फिर इसमें गिरता है, फिर से यहाँ पर जो है गिरता है, ठीक है ना? उसके बाद कहता है कि नोट कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट परफॉर्म टू द साइज़ ऑफ एग्रीगेट, इसमें जो है साइज़ ऑफ एग्रीगेट ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, तो ये ध्यान में रखना है 40 एमएम से जो है अधिक होना चाहिए। कंक्रीट व्हिच हैज़ वेरी लो वर्केबल एबिलिटी यानी कि लेस देन 50 एमएम होता है तो दिस टेस्ट वहाँ पर जो है सूटेबल नहीं होगा। उसके बाद जो है सेम वर्केबिलिटी टेस्ट ही करते हैं हम लोग, एक वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट भी करते हैं, ठीक है? तो वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर यानी कि कंक्रीट के सारे टेस्ट को आज टेस्टिंग को हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। तो अब देखो वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट में क्या होता है, तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान देना है, ठीक है? This test
कैरिड आउट टू द रिलेटिव इफोर्ट टू मेजरमेंट ऑफ द चेंज ऑफ द मास ऑफ कंक्रीट, ठीक है, रिलेटिव इफोर्ट को मेजर करता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है डिफिनिट शेप ऑफ द जो है अदर एंड कोइंसाइड द शेप ऑफ द सिलिंड्रिकल, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ द इफोर्ट इज डन इन द टर्म ऑफ द टाइम एंड सेकंड, यानी कि जो है ये क्या होता है कि टाइम और सेकंड के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं कि मेजर करते हैं वीवी टेस्ट में, ठीक है ना। तो इसमें टाइमिंग को जो है आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर वीवी टेस्ट का ये जो है मशीन दिखाया गया है, इस तरीके से रहता है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ ये सारी चीज़ को याद रखना नहीं है। उसके बाद कंक्रीट आर फिल्ड विद द जो है कोनिकल मोल्ड, हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं कि इसमें भरते हैं कंक्रीट को, और 25 टाइम हम लोग क्या करते हैं कि इसको टेम्परिंग रड से जो है टेम्पर करते हैं। उसके बाद वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट इज इनडायरेक्टली डिटरमाइन द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट, और उसके बाद क्या होता है कि मोस्ट सूटेबल फॉर, ये जो है क्या होता है कि ड्राई कंक्रीट के लिए सूटेबल होता है और जो है लो वर्केबिलिटी के लिए सूटेबल होता है, ठीक है। ये जो है ये क्या कहते हैं कि नॉट सूटेबल होता है अगर साइज सैंपल ग्रेटर देन 50 हो जाए तो, ठीक है। यानी कि 50 से साइज की सैंपल की साइज जो है क्या होना चाहिए कि कम होना चाहिए देन। अब देखो यहाँ कहते हैं डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी इन टर्म ऑफ वीवी टेस्ट, तो यहाँ पर इस चीज़ को ये वाला टेबल को याद रखना है वर्केबिलिटी के रिस्पेक्ट में। कहता है कि टाइम सेकंड अगर लेस देन 1 सेकंड है तो वो जो है कंसिस्टेंसी क्या होगा तो फ्लूइड हो जाएगा और डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी जो है वेरी लो होगा, ठीक है ना। और अगर 1 से 3 सेकंड का होता है तो सेमी फ्लूइड होगा और वेरी वर्केबल होगा, और उसके बाद 3 से 7 सेकंड होता है तो ये प्लास्टिक होगा और ये हाई होगा, और 7 से 10 होता है तो ये ड्राई होगा और ये मीडियम होगा, और ये 10 से 20 सेकंड का होगा तो वेरी ड्राई और लो होगा, और जो है 20 से 40 सेकंड का अगर होता है तो ये जो है मॉइस्ट होगा और वेरी लो होगा, ठीक है। ये चीज़ जो है ध्यान में याद रखना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में याद रखना है। उसके बाद फ्लो टेस्ट भी आते हैं, ठीक है ना। इसके जो भी होगा अब हम लोग आगे देखेंगे। आप लोग डेली इस चीज़ को देखें, और अगर अच्छा लगा मेरा जो है ये, तो आप लोग इसको जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। और जो है जय हिंद, जय भारत।